हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडी में फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हायर सेकेंडरी सेक्शन में या सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में सीबीएसई के द्वारा किस प्रकार की एग्जाम स्कीम तय की गई है। तो हम इसके लिए देख सकते हैं कि रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। सीबीएसई के द्वारा लास्ट ईयर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से हमारी नॉलेज की टेस्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस फॉर डिफरेंशिएटिंग द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इस प्रश्न का आंसर देते समय हमें इस बात का विचार करना होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो जैसे कि हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा है कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जिसके हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और दूसरी ओर वो एक्टिविटी जिसको हम अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने मन की शांति के लिए करते हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं कि जिस एक्टिविटी में पैसा कमाना इन्वॉल्व होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और जिसमें ये पैसा कमाना इन्वॉल्व नहीं होता वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कही जाती है। यानी यहाँ जो डिफरेंस का बेस है वो है मनी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। तो हमने अपने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो बिजनेस स्टडी, ये अकाउंटेंसी है जो, या बिजनेस स्टडी है जो, इन सभी को साइंस भी कहा जाता है, आर्ट भी कहते हैं, लेकिन हमारा जो बिजनेस स्टडी है वो प्रोफेशन कहा जाता है। तो इसे हम पेशा कहेंगे, और इस प्रकार के कार्य को करने के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार का कार्य जिसे करने के लिए हमें स्पेशल नॉलेज अर्जित करते हैं और उसके बाद में उसका उपयोग करते हुए पैसा कमाते हैं, उसे प्रोफेशन कहा जाता है। व्हाट रिवार्ड अ बिजनेसमैन गेट्स फॉर बेयरिंग द रिस्क। हमारा तीसरा प्रश्न है कि एक बिजनेसमैन के द्वारा जो रिस्क उठाया जाता है उसके बदले में उसे क्या प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा कि हमें इसके बदले में लाभ प्राप्त होता है। एक बिजनेसमैन जो रिस्क उठाता है उसके बदले में उसे लाभ या प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रिम्यूनरेटेड इन रिटर्न। हमें यहाँ पूछा गया है कि जब लोगों के द्वारा दूसरों के लिए कार्य किया जाता है और उसके बदले में उन्हें कुछ रिटर्न में पैसा मिलता है, तो उस कार्य को क्या कहते हैं। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इस प्रकार का कार्य जिसमें हम लोगों के लिए कार्य करते हैं और बदले में हमें पैसा मिलता है, उसे एम्प्लॉयमेंट या रोजगार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 5, नेम द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर कंट्रीज। नेम द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पूछा गया है जो कि अदर इंडस्ट्रीज के लिए सपोर्ट का कार्य करती है। तो हमें यहाँ पे विचार करना होगा कि इंडस्ट्री क्या होती है। हमने इसके बारे में पढ़ा है कि प्राइमरी इंडस्ट्री होती है जिसमें कि हम माइनिंग और एग्रीकल्चर को शामिल करते हैं। इसके बाद में सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आती हैं। और इसके बाद में हमने पढ़ा था तीसरा टेरिटरी इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर के बारे में। ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को उनके कार्यों में मदद देने का कार्य करती है, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एट्सेट्रा आता है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ टेरिटरी इंडस्ट्री, ये सपोर्ट करने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज फिशिंग। तो फिशिंग किस प्रकार की कैटेगरी में आती है। तो जैसा कि जस्ट अभी हमने आपको बताया कि प्राइमरी सेक्टर की जो इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री में हम फिशिंग को शामिल करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, ABC लिमिटेड इज प्लानिंग ट्रीज ऑन द रोड साइड, विच ऑब्जेक्टिव इज इट ट्राइंग टू अचीव। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक ABC लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि सड़क के किनारे
पौधे लगाने का कार्य कर रही है। इस प्रकार से उनके द्वारा किस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने समाज के हित के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन रिस्क। जोखिम या रिस्क क्या होता है? तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा कि जब हम किसी कार्य को करने के दौरान किसी प्रकार का खतरा उठाते हैं, उस आय को या लाभ को प्राप्त करने में हमें किसी प्रकार की हानि होने की आशंका होती है, तो इसे हम रिस्क या जोखिम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेम एनी 2 फैक्टर्स केप्ट इन माइंड व्हाइल सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। हमें यहाँ पर पूछा गया है कि उन 2 फैक्टर्स के नाम बताना है जब हम किसी इंडस्ट्री को स्थापित करते हैं तो हम उनको दिमाग में रखते हैं, यानी किसी कारखाने की स्थापना या व्यवसाय की स्थापना करते समय हमें किन 2 बातों का ध्यान रखना होता है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब हम कोई कारखाना स्थापित करना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस का साइज क्या होना चाहिए और उसका नेचर किस प्रकार का होगा। जैसे कुछ बिजनेस हम लोकल लेवल के लिए चलाते हैं जिसका सिर्फ उसी जगह पर सेल प्रोसेस होती है। कुछ बिजनेस हमारे स्टेट लेवल तक चल सकते हैं जिसमें सिर्फ स्टेट लेवल तक हमारे गुड्स की सप्लाई होगी, और कुछ होते हैं नेशनल लेवल के बिजनेस और कुछ होते हैं इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस। तो इस प्रकार से हमें अपने बिजनेस का साइज या स्केल डिसाइड करना होता है। साथ ही हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस किस नेचर का है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है या टेरिटरी सेक्टर में आता है या प्राइमरी सेक्टर में आता है। इसके अलावा हमारे बिजनेस में होलसेल का कार्य होगा या रिटेल का कार्य होगा। इस प्रकार की कई सारी बातों का हमें विचार करना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट। एक बिजनेसमैन लाभ क्यों कमाता है? तो इसका आंसर इस प्रकार होगा कि यदि किसी बिजनेस के द्वारा लाभ कमाया जाएगा तभी वो अपने बिजनेस को जीवित रख सकता है, यानी सर्वाइवल का पॉइंट उसके दिमाग में होता है कि जिंदा रहना है तो लाभ कमाना पड़ेगा, जिससे हमारी कैपिटल जो इन्वेस्ट की है वो बची रहे। सेकंड होता है ग्रोथ। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसने जो कारोबार शुरू किया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाए, तो इसके लिए वो प्रॉफिट अर्न करता है। इस प्रॉफिट को ही री इन्वेस्ट करके उसके बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है। इसके बाद में क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। एक बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना ये बताता है कि बिजनेसमैन के द्वारा ठीक ढंग से बिजनेस को चलाया जा रहा है। तो किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट इस प्रकार से उसके ठीक ढंग से चलाने या गलत ढंग से चलाने को परिभाषित करता है। तो एक बिजनेसमैन हमेशा लाभ कमाना चाहता है जिससे कि उसके कारोबारी तरीकों को सभी लोग अच्छा माने। इसका अंदर 4th पॉइंट है रिवार्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। एक बिजनेसमैन बिजनेस को शुरू करते समय जो कैपिटल लगाता है उसे गंवाने का उसे खतरा बना रहता है, इसलिए वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है जिससे उसने जो रिस्क लिया है उसके बदले में उसे कुछ पैसा प्राप्त हो सके। इसके बाद में हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन में। अभी हमने देखे थे रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन, अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हमने जो भी चीज़ पढ़ी है, जो भी सिलेबस पढ़ा है उसको कितना हमने सीखा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव बट ए रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट? सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बिजनेस में प्रॉफिट कमाना एक उद्देश्य नहीं होता बल्कि उस बिजनेस की आवश्यकता है। क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? यदि हाँ उत्तर है तो आप उसके समर्थन में कोई कारण बताइए। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक बिजनेस को आगे तक चलते रहने के लिए ये जरूरी है कि वो प्रॉफिट को कमाए, यानी हम प्रॉफिट कमाना एक उद्देश्य लेके कार्य नहीं करते बल्कि बिजनेस को आगे तक चलाते रह सकें, इसके लिए प्रॉफिट कमाना जरूरी है। यानी सर्वाइवल का जो पॉइंट आता है, हमें ये देखना होगा कि बिजनेस में सर्वाइवल, ग्रोथ और हमारी सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, रिवार्ड फॉर रिस्क बेयरिंग एंड गुडविल के इम्प्रूवमेंट के लिए ये जरूरी है कि हम बिजनेस में प्रॉफिट को अर्न करें। इस पूरे पॉइंटों को आज की किताब के पेज नंबर 18 और 19 पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक बार फिर से इनकी रीडिंग कर सकते हैं। इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस
any more than the eating is the objective of living. Do you agree with this statement? Give reasons to support your answer. यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना उसका एक उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार से हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से बिजनेस को भी जिंदा रहने के लिए लाभ की आवश्यकता होती है। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? यदि उत्तर हाँ है तो उसके समर्थन में कारण बताना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है कि हम प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते रहें। यदि हमारे द्वारा बहुत लंबे समय तक भोजन ग्रहण न किया जाए, तब ऐसी स्थिति में हमारा जीवित बचना संभव नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य लंबे समय तक जीवित रहने के लिए ये आवश्यक होगा कि वह नियमित समय पर भोजन करता रहे। इसी प्रकार से हम बिजनेस की तुलना कर सकते हैं। बिजनेस में जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं वही हमारे जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और हमारे बिजनेस की गुडविल को क्रिएट करने के लिए, बिजनेस में जो हमने रिस्क लिया उसके रिवार्ड के लिए आवश्यक होता है। जिस प्रकार से एक मनुष्य के द्वारा अपने जो कार्य किए जाते हैं उनमें वो सोशल एक्टिविटी भी करता है, रिलीजियस एक्टिविटी भी करता है, पेट्रियोटिक एक्टिविटी भी उसके द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से बिजनेसमैन के द्वारा अपने बिजनेस को जिंदा रखने की कोशिश के साथ साथ वहाँ पर उसके द्वारा सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरे किए जाते हैं। वो पब्लिक की सर्विस भी देता है। पब्लिक की सर्विस देने के लिए उसके द्वारा गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, उनका स्टॉक किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, सप्लाई की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है और लोगों को उनके घर के नज़दीक उस गुड्स या कमोडिटीज़ को अवेलेबल कराया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक बिजनेस के जिंदा रहने के लिए लाभ आवश्यक होता है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से मनुष्य के जिंदा रहने के लिए उसका भोजन करना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वाई इज कॉमर्स कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज़। हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा है कि कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर हम क्या कार्य करते हैं। हम एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उन गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस कार्य को कॉमर्स कहा जाता है। यानी कॉमर्स में हम मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाए गए माल या गुड्स या कमोडिटीज़ को सप्लाई करते हैं कंज्यूमर तक। इसके लिए हमारे द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो बिजनेस की मदद करने का कार्य करती हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हुए गुड्स को पहुँचाने का कार्य कॉमर्स के फील्ड में आता है। हमने पढ़ा है कॉमर्स को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें एक होता है ट्रेड और दूसरा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इस प्रकार से हम कुछ समस्याओं को दूर करने का कार्य करते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हम देख सकते हैं हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। अलग अलग स्थान पे लोग जो मौजूद हैं उनके बीच में आवश्यकताओं को पूर्ति करने का कार्य करना। एक तरफ है मैन्युफैक्चरर और दूसरी ओर है कंज्यूमर। उनके बीच में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना और पैसे पहुंचाने के लिए ट्रेड की फैसिलिटी उपलब्ध कराना। इसके बाद में होता है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अलग अलग जगह पे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा माल को पहुंचाना। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। इसमें अलग अलग समय पर होने वाले गुड्स के प्रोडक्शन को, जैसे कि फसलों के संबंध में, जैसे गेहूं, चावल, दाल वगैरह को स्टॉक करके रखा जाता है और पूरे वर्ष भर के दौरान उसकी सप्लाई की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। इसमें पैसे की व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसमें मनी एक्सचेंज या करेंसी एक्सचेंज के अरेंजमेंट का ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार से एक सप्लायर के द्वारा या मैन्युफैक्चरर के द्वारा अपने माल को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं और उससे पैसा कलेक्ट करके मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसके बाद में रिस्क और नॉलेज की बाधाओं को दूर करने के लिए रिस्क के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है, जबकि नॉलेज की बाधाओं को दूर करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से कॉमर्स की इन एक्टिविटीज़ के द्वारा हम इंडस्ट्री और अदर बिजनेस एक्टिविटी को चलाने में मदद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। डिस्कस। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि एक बिजनेस में एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है और जिसे कि हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए चलाते हैं और इसके बदले में हमें निजी लाभ होता है, प्राइवेट गेन होता है, जिसे कि हम प्रॉफिट कह सकते हैं। इससे समझाने के लिए कहा गया है। तो हाँ, ये बात सही है कि बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो वेल ऑर्गेनाइज हैं, वेल डिफाइंड है, उनका हर एक सेक्टर डिफाइंड है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, वेयर हाउसिंग के बारे में, और बैंक की सर्विसेज के बारे में, इंश्योरेंस की सर्विसेज के बारे में, वेयर हाउस और एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इस प्रकार से डिफरेंट किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं जो कॉमर्स के अंदर होती हैं, इन सभी के द्वारा एक बिजनेस के द्वारा प्रॉफिट अर्न करने का कार्य किया जाता है। जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बदले में सभी को प्रॉफिट अर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज अ बिजनेसमैन विलिंगली अंडरटेक बिजनेस रिस्क। ये पूछा जा रहा है कि यह जानते हुए कि किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने पर, कैपिटल लगाने पर हमेशा नुकसान का खतरा होता है, फिर भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस में रिस्क लेकर अपना बिजनेस क्यों चलाता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है कि हम ये जानते हैं कि एक बिजनेस को शुरू करते समय उसमें कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, जिनके चलते हमारे बिजनेस में लगाई हुई कैपिटल के खोने का, डूब जाने का खतरा हमेशा बना होता है। लेकिन एक बिजनेसमैन ये भी जानता है कि यदि उसके द्वारा इन रिस्क से बचने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए, नॉलेज अर्न कर ली जाए, तो वो इस बिजनेस को और बेहतर ढंग से चला सकता है और वो लगातार प्रॉफिट मेकिंग कर सकता है। इस प्रॉफिट मेकिंग के चलते ही उसके द्वारा अपने बिजनेस को सरवाइव किया जा सकता है, फ्यूचर में ग्रोथ भी हो सकती है। तो प्रत्येक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के संबंध में नॉलेज इकट्ठी करता है, उसको कैसे चलाया जाए उसके लिए ट्रेनिंग उसको लेनी चाहिए। और उसके बारे में जब प्रोफेशनल मैनेजर्स की मदद लेकर वो इस कार्य को करता है तो उसे लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। जहां लॉस की संभावना होती है वहां इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी लेकर इस रिस्क को कम किया जा सकता है और इस प्रकार से उसके द्वारा प्रॉफिट अर्न करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए एक बिजनेसमैन ये जानते हुए भी रिस्क लेकर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द सर्विस विच इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर पूछा गया है कि हमें उस सर्विस का नाम बताना है जो कि इन स्थितियों में बताई जा रही है। फर्स्ट है द सर्विस विच हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। ज्ञान की बाधा, ज्ञान की कमी की बाधा को कैसे दूर किया जाता है, इसमें कौन सी सर्विस मदद करती है। तो हमने पढ़ा है कि एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हम कंज्यूमर को वो सारे ज्ञान उपलब्ध कराते हैं जिससे कि उसे किस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाना चाहिए उसकी जानकारी मिलती है। सेकंड है द सर्विस विच हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर करेंसी या मुद्रा या मनी की बाधा को दूर करने के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता है, किस सेवा का उपयोग करते हैं, वो पूछा गया है। तो बैंक वो सोर्स है जिसके माध्यम से हम करेंसी की बाधाओं को दूर करते हैं। बैंक के माध्यम से हम अपना पैसा उसमें जमा कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर लोन ले सकते हैं और पेमेंट करने के लिए चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करने का कार्य भी किया जाता है और फॉरेन ट्रेड की कंडीशन में लेटर ऑफ क्रेडिट और फॉरेन करेंसी अवेलेबल कराने का कार्य भी बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में थर्ड है द सर्विस विच हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। यहाँ पूछा गया है स्थान की बाधा को किस सर्विस के द्वारा दूर किया जाता है। तो स्थान की बाधा को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर ने अपना कारखाना मुंबई में खोला हुआ है और उसके गुड्स का उपयोग असम में रहने वाला व्यक्ति करना चाहता है। उसका कस्टमर जो है असम में है, तो एक कस्टमर मुंबई में, एक कस्टमर असम में। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में बहुत सारी दूरी है। कस्टमर स्वयं लेने तो आएगा नहीं माल को और न ही मैन्युफैक्चरर एक अकेले व्यक्ति के लिए देने जा सकता है। इस बाधा को दूर करने के लिए हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का उपयोग करते हैं और माल को ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया जाता है। आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है वो भी इस कार्य में मदद करती है। हम अपने मोबाइल सिस्टम या कंप्यूटर के द्वारा
ऑर्डर प्लेस करते हैं और वहाँ पेमेंट कर देते हैं, फिर वहाँ से हमारे पास में गुड्स को सप्लाई कर दिया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है द सर्विस विच हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम। समय की बाधा को किस सर्विस के द्वारा दूर किया जाता है? तो ये सीजनल बिजनेस के संबंध में होता है, जहाँ पर कि किसी खास मौसम में किसी कमोडिटी को तैयार किया जाता है, उसकी पैदावार होती है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसकी सप्लाई पूरे वर्ष भर होती है, जैसे गेहूँ, चावल, दाल वगैरह इसके संबंध में आते हैं। तो इनके लिए हम वेयर हाउसेस का उपयोग करते हैं, जहाँ पर कि हमारे जो भी प्रोडक्शन होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा निकाल कर पूरे वर्ष भर इसकी सप्लाई की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सर्विस विच हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। हमें उस सर्विस के बारे में बताना है जो कि हमारे बिजनेस के जोखिमों को कम करने का कार्य करती है। इसके लिए हम इंश्योरेंस की सर्विस का उपयोग करते हैं। इंश्योरेंस कराने के लिए हमें एक निश्चित पैसा इंश्योरेंस कंपनी को चुकाना होता है। यदि किसी खास किस्म की घटना जिसके लिए हमने इंश्योरेंस कराया है, यदि इस तरह की घटना होती है तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमारे को नुकसान की भरपाई की जाती है। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम हमारे व्हीकल्स के लिए इंश्योरेंस कराते हैं और यदि किसी प्रकार का कोई डैमेज उसमें हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो नुकसान होता है उसकी रिकवरी हम इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम से कर लेते हैं। इसके बाद में हमारे नेक्स्ट वैरायटी है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस की। यहाँ पर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के साथ में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ पर हमने जो भी कुछ अभी तक पढ़ा है उनको व्यावहारिक तौर पर किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, इसके संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। इनको करने के लिए हमें बहुत अच्छे से गहराई से सोच विचार करना चाहिए और फिर उसके बाद में इनके उत्तर देने चाहिए। जल्दबाजी में इनके उत्तर हमेशा गलत निकलते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी विच इज इकोनॉमिक इन वन सेंस एंड नॉन इकोनॉमिक इन अदर सेंस। यहाँ पर हमसे उस एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है जो किसी खास स्थिति में इकोनॉमिक कहलाती है और किसी दूसरी स्थिति में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपके सामने उत्तर दिया हुआ है इसमें डॉक्टर का उदाहरण दिया गया है कि एक डॉक्टर के द्वारा अपने पेशेंट को जब अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक में देखकर उसके बदले में पैसा लिया जाता है तो इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जबकि वही डॉक्टर जब अपने घर के किसी मेंबर को उसका इलाज करता है और तो वह एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि इसके बदले में उसे कोई पैसा नहीं मिलता। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कोई टीचर स्कूल में या कोचिंग क्लास में जब बच्चों को पढ़ाता है तो उसके बदले में उसे पैसा मिलता है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। लेकिन जब वही टीचर अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ाए तो इसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाएगा, क्योंकि घर में पढ़ाने के बदले में उसे अपने बेटे से कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है टीना प्रोड्यूसेस गुड्स नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल बट फॉर प्रोफेशनल कंजम्पशन, विल इट बी अ बिजनेस एक्टिविटी व्हाई। यहाँ पूछा गया है कि एक टीना नाम की लड़की है जो कि बेचने के उद्देश्य से माल का निर्माण करती है, परंतु ये उसका निजी उपयोग होता है। वहाँ पर उसके द्वारा एक ऐसा गुड्स को तैयार किया जा रहा है जो कि बेचा जा सकता है, परंतु उसका वो निजी उपयोग कर लेती है, स्वयं उपयोग कर लेती है। क्या इसे हम बिजनेस एक्टिविटी कह सकते हैं? अगर हाँ या नहीं तो उसके बारे में कारण बताना है। तो हमने पढ़ा था कि बिजनेस एक्टिविटी केवल उन्हीं एक्टिविटीज़ को कहा जा सकता है जो रेगुलर बेस पर की जाती है, जिसके द्वारा हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट इन्वॉल्व नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो सेम गुड्स का कंजम्पशन कर ले रही है, इसलिए वो सेल करके प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है। और दूसरा, ये जो वर्क होता है रेगुलर प्रोसेस पर होता है, तो यहाँ पर इस प्रकार का कार्य भी नहीं दिखाई देता है। तो प्रॉफिट अर्न करना जरूरी होता है। तो हमें यहाँ पर ये देखना जानना जरूरी है कि किस एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी कहा जा सकता है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, यानी बिजनेस एक्टिविटी के फीचर्स की जानकारी यहाँ पर दिमाग में लाना जरूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 3,
Piyush cooks food at his home for his family, whereas Rishabh cooks food and sells it to others in restaurant. Who is engaged in business activity? यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एक पीयूष है जो कि अपनी फैमिली के लिए अपने घर पर खाना बनाता है, जबकि ऋषभ नाम का एक लड़का है जो कि अपने खाना बनाकर उसे रेस्टोरेंट में दूसरों को बेचता है। किस एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी कहा जा सकता है? तो यहाँ पर ऋषभ के द्वारा अपना खाना बनाकर उसे बेचना प्रॉफिट अर्न कराने से संबंधित कार्य है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये बिजनेस एक्टिविटी है, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो कार्य किया जाता है वो रेगुलर बेसिस पर भी होता है और प्रॉफिट अर्निंग के लिए भी होता है। जबकि पीयूष के द्वारा जो कार्य किया गया है उसमें प्रॉफिट के संबंध में कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए इसे बिजनेस एक्टिविटी हम नहीं कह सकते। तो ऋषभ के द्वारा बिजनेस एक्टिविटी की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था कि जो प्रोफेशन होता है उसमें स्पेशल नॉलेज पहले अर्न करना पड़ता है, उसके बाद में उसी नॉलेज को हम यूज़ करके पैसा कमाते हैं और इस प्रकार के लोगों का एक एसोसिएशन बनाया जाता है जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स का होता है, और उसमें केवल उन्हीं लोगों का एंट्री हो सकती है जिन्होंने कि उसके संबंध में डिग्री प्राप्त की हुई हो, तो इसमें एंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो इस जैसे कि डॉक्टर्स के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होता है, वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है या स्टेट बार काउंसिल होती है, तो उनके द्वारा इसके संबंध में एंट्री दी जाती है और प्रोफेशन इस प्रकार की एक्टिविटी हुई। इसके बाद में व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज बैंकिंग। हम बैंकिंग को किस प्रकार के इंडस्ट्री में शामिल करेंगे? तो हमने पढ़ा है इसके बारे में पहले भी कि ये एक सर्विस सेक्टर है, इसलिए इसे टेरिटरी इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर कहा जाता है। ये लोगों को सेवा देने का कार्य करती है। 6th क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री आर पोल्ट्री फार्म्स एंड डीलिंग विथ सेपलिंग्स ऑफ प्लांट्स। हमने इसके बारे में पढ़ा है कि जहाँ पशुपालन और पौधा पालन या पोल्ट्री फार्मिंग होती है, खेती होती है, उन्हें हम जेनेटिक इंडस्ट्री में शामिल करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू ट्रेडर्स रिमूव हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। जैसे कि हमने इसमें पहले भी पढ़ा है कि लोगों के बीच की बाधाओं को किस प्रकार से व्यापारियों के द्वारा दूर किया जाता है। तो एक होलसेलर से इस प्रकार से सर्विस देने का कार्य की अपेक्षा की जाती है। होलसेलर के द्वारा प्रोड्यूसर से बड़ी क्वांटिटी में माल को खरीदा जाता है और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार से ट्रेडर्स कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स के बीच में लिंक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टेरिटरी इंडस्ट्री विच रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान की कमी को कौन सी इंडस्ट्री के द्वारा दूर किया जाता है? यहाँ वो टेरिटरी इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर की बात की गई है, जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हम लोगों की नॉलेज को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इसका आंसर होगा एडवर्टाइजिंग या विज्ञापन। इसका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि एक प्रोडक्ट का निर्माण करने के लिए किस जगह पर किस प्रकार से मशीनों की व्यवस्था की जाएगी, इक्विपमेंट को कैसे लगाया जाएगा, इसके लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं। तो एक कारखाने का निर्माण करने के लिए जो डिजाइन तैयार किया जाता है, जो नक्शा बनाया जाता है, यहाँ पर उसके संबंध में बात की गई है। इसे हम प्लांट लेआउट कहते हैं, जहाँ पर नक्शे में ये बताया जाता है कि कहाँ पर किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। फर्स्ट है अ प्रॉपर्टी डीलर सेलिंग हाउस फॉर कमीशन। बी है ए हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एट होम। सी है ए टीचर टीचिंग इन द स्कूल। ए पर्सन ऑफरिंग प्रेयर इन द चर्च।
यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इन 4 एक्टिविटी में से किन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक कह सकते हैं और किन को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जिन एक्टिविटीज़ के द्वारा हम पैसा कमाते हैं वो इकोनॉमिक होती हैं, और जिनमें समाज की सेवा या अपने आत्म शांति के लिए हम कार्य करते हैं, मन की शांति के लिए कार्य करते हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टीचर के द्वारा स्कूल में कार्य करने के बदले में उसे पैसा प्राप्त होता है, सैलरी मिलती है। तो इसलिए इस एक्टिविटी को जो सी पॉइंट में कहा गया है इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, एक प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा मकान को बेचने के समय में कमीशन लेना, तो कमीशन के बदले में भी पैसा मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ए पॉइंट है ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके अलावा बी पॉइंट में देखेंगे, इसमें एक हाउस वाइफ के द्वारा घर का कार्य किया गया, तो इसके बदले में आपने अपने घर में देखा होगा कि आपके घर में जो हाउस वाइफ्स हैं उनको कार्य के बदले में कोई पैसा नहीं मिलता, इसलिए इसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाएगा। इसी प्रकार से डी पॉइंट में हम देख सकते हैं, एक पर्सन के द्वारा चर्च में प्रार्थना की जाती है, तो इसके बदले में भी उसे पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए इसे भी हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच फॉलोइंग पीपल आर इन्वॉल्व। फर्स्ट है भुवन, हु इज प्रैक्टिसिंग एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। सेकंड है पीयूष, रनिंग अ शॉप टू सेल ऑटो स्पेयर पार्ट्स। थर्ड है ऋषभ, वर्किंग एज मैनेजर इन ए बैंक। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये पीयूष, भुवन और ऋषभ के द्वारा किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले भुवन की बात की गई है, जिसके द्वारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस की जा रही है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए एक स्पेशल कोर्स होता है CA का, जिसे डिटेल में या फुल नेम में हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा स्पेशल कोर्स किया जाता है। उस कोर्स में उसने जो नॉलेज अर्जित की होती है उसी नॉलेज को यूज़ करते हुए वह पैसा कमाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोफेशन की बात की गई है, जिसमें कि जो कार्य किया जा रहा है स्पेशल नॉलेज अर्न करके किया जाएगा। सेकंड है पीयूष, जो कि एक ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान को चलाता है और स्पेयर पार्ट्स को बेचता है। यहाँ पर खरीदना और बेचना, पहले पार्ट्स को खरीदा जाएगा फिर बाद में कस्टमर्स को बेचा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बिजनेस की बात कही जा रही है, यहाँ पर ट्रेड इन्वॉल्व है। इसके बाद में ऋषभ की बात की गई है, जो कि एक बैंक में मैनेजर के रूप में कार्य करता है। तो हमने पहले पढ़ा है कि जब हम दूसरे के लिए कार्य करते हैं और बदले में हमें सैलरी मिलती है, तो इस प्रकार का कार्य को एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो ऋषभ भी यहाँ पर इसी प्रकार का कार्य कर रहा है, इसलिए ऋषभ के कार्य को एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, बिजनेस इन्वॉल्व्स ओनली सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट, डू यू एग्री विद दिस। यहाँ पर कहा गया है कि बिजनेस में केवल सेल करना और प्रॉफिट अर्न करना शामिल किया जाता है। केवल दो ही बात इसमें होती हैं कि माल बेचो और प्रॉफिट अर्न करो। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि एक बिजनेस में केवल माल को बेचना और गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करके प्रॉफिट अर्न करने को शामिल नहीं किया जाता। हमारे द्वारा सेल का कार्य करना, परचेज का कार्य करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर बात केवल सेल की गई थी, लेकिन सेल करने के लिए भी माल हमें चाहिए होता है, हमें परचेज करना होती है, और इस प्रकार का कार्य रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। और जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य को कभी कभी करता है तो उसे बिजनेस हम नहीं कह सकते। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया है, एक व्यक्ति के द्वारा अपने पुराने स्कूटर को प्रॉफिट में बेच दिया गया, तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कह सकते, क्योंकि ये कार्य उसके द्वारा रेगुलर या डेली बेसिस पर नहीं किया जाता। तो बिजनेस उन्हीं एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं जो कि डेली बेसिस पर की जाती हैं, रेगुलर के लिए की जाती हैं, और जिनका मोटो प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसमें या तो प्रोडक्शन किया जाता है, गुड्स को रॉ मटेरियल को परचेज करके प्रोड्यूस करते हैं और फिर सेल किया जाता है, या फिर हम
फिनिश गुड्स को या रेडीमेड मटेरियल को बाय करते हैं और फिर उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये कार्य रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, तभी उसे बिजनेस कहा जा सकता है। इसके बाद में हम देखेंगे केस स्टडी और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो बुक आपके सामने अवेलेबल है ये एक ओल्ड एडिशन है जिसमें कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, परंतु सीबीएसई के द्वारा अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया गया है, इसलिए हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, मिस्टर भुवन इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन ए मल्टीनेशनल कंपनी। ही गेट्स ₹85,000 per month as his salary. On weekends, Mr. Bhuvan goes to nearby village and teaches some slum children. He does not charge anything from them. He does it out of sympathy and concern for poor children. This gives him mental and psychological satisfaction. हमसे प्रश्न पूछा गया है, वर्किंग एज CA in a MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनी रेफर्स टू विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो हमारा पहला प्रश्न का आंसर इस प्रकार होगा कि मिस्टर भुवन एक मल्टीनेशनल कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्य करते हैं, जिसके बदले उन्हें 85,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। आप यहाँ पर सैलरी के पॉइंट को देख सकते हैं कि कार्य के बदले में पैसा मिल रहा है, तो यानी एक्टिविटी कैसी हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ आप ये भी अंदाज लगा सकते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी कितनी हो सकती है। तो आपने जब कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का अगर प्रयास करें तो आपकी सैलरी कहाँ तक जा सकती है, उसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के द्वारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टीचिंग स्टूडेंट्स इन स्लम इन विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। झुग्गी के बच्चों को पढ़ाना किस प्रकार की मानवीय एक्टिविटी में आता है। यहाँ पर 3rd लाइन में दिया था, ही डज नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम देम। उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो जिस एक्टिविटी में कोई पैसा न लिया जाता हो, कोई पैसे का प्राप्ति न होती है, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इसके बाद में 3rd पॉइंट था, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो अब सीबीएसई द्वारा नहीं पूछे जाते, इसलिए इसे हम अभी छोड़ देते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, राजीव वांट्स टू स्टार्ट ए होलसेल बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स बट ही इज हेजिटेटिंग एज इट इन्वॉल्व्स वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज customs for moving goods for place of production to market, informing customers about new designs and variety added every season, threat of risk loss by fire or accident, storing the excess stock of goods, etc. He approaches his friend Sandeep, who explained him about some branches of commerce which can help Rajiv to overcome his hesitation. यहाँ पर बताया गया है कि एक राजीव नाम का व्यक्ति है जो कि रेडीमेड कपड़ों का बेचने का होलसेल या थोक का बिजनेस करना चाहता है, परंतु उसको कुछ हिचकिचाहट हो रही है कुछ समस्याओं को देते हुए, जिसमें उसने ये देखा कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे भेजा जाएगा, तो मूविंग ऑफ गुड्स कैसे हो सकता है, इसके बारे में उसको दिक्कत हो सकती है। दूसरा, कस्टमर्स को किस प्रकार से नए डिजाइन की जानकारी दी जाए और किस प्रकार से नई नई वैरायटी उनके द्वारा बाजार में लाई जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाए, इसकी दिक्कत हो सकती है। और तीसरा, उन्होंने बताया है कि बिजनेस में आग लगने, एक्सीडेंट होने या ज़रूरत से ज़्यादा माल का स्टॉक करने के रिस्क हो सकते हैं, इनसे कैसे बचा जाए। तो उसने अपने मित्र संदीप से यहाँ जानकारी ली, उसने उसे कॉमर्स की कुछ ब्रांचेस की जानकारी दिया है जो उसकी इन समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकती है। तो हमारे लिए प्रश्न नंबर 1 है, स्टेट द टाइप ऑफ बिजनेस राजीव इज प्लानिंग टू स्टार्ट। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बिजनेस का वो कौन सा तरीका है जिसे कि राजीव शुरू करना चाहता है। तो यहाँ पर होलसेल बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट लाइन में दी गई है, तो यहाँ पर बिजनेस की बात हो रही है जिसमें कि रेडीमेड कपड़े को खरीद कर बेचने की बात है, या इस खरीद कर बेचना यानी ट्रेड हो गया। और यहाँ पर ट्रेड 2 प्रकार के होते हैं, होलसेल और रिटेल। तो फर्स्ट लाइन में क्लियरली लिखा है होलसेल बिजनेस की बात कही गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ होलसेल ट्रेड की बात बताई गई है जिसे कि राजीव शुरू करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर B है, विच
dimension our business can help Rajiv to overcome this hindrance। इन बाधाओं को जो इस प्रश्न में बताई गई थी उन्हें किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में बताया है, ही अप्रोचेस हिज फ्रेंड संदीप हु एक्सप्लेन हिम अबाउट सम ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। आंसर यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ पर कॉमर्स की जानकारी दी जा रही है जो कि राजीव की इन बाधाओं को दूर करने में, समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकती है। इसके बाद में क्वेश्चन सी के लिए है, स्पेसिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड विच कैन हेल्प राजीव टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, कोट द लाइन फॉर ईच टाइप फ्रॉम अबव पैरा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऊपर जो फर्स्ट पैरा में समस्याएं बताई गई थी उनको दूर करने के लिए किस प्रकार की ट्रेड ऑक्सिलरी का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमें अपने गुड्स को कस्टमर तक पहुँचाना होता है, तो कौन लोग हमारा माल खरीदेंगे, ये सबसे पहली बाधा होती है। इसके लिए हम ट्रेड का उपयोग करते हैं। इसके बाद में हमारा जो सेकंड लाइन है उसमें दिया हुआ था, मूविंग गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू मार्केट, यानी प्रोडक्शन जहाँ पर हुआ है गुड्स का वहाँ से मार्केट तक लाने के कार्य कैसे किया जाए, इसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना चाहिए। फिर थर्ड लाइन में दिया था इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स, यानी कि हमारे ग्राहकों को कैसे हम बताएंगे कि हमारे द्वारा कौन कौन से माल को बाजार में लाया गया है और किस प्रकार से हम नई नई वैरायटी मार्केट में लेकर आएंगे। तो हमारे कस्टमर्स को ज्ञान देने के लिए हमारे द्वारा एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर थर्ड लाइन के एंड में दिया था, थ्रेट ऑफ रिस्क लॉस बाय फायर और एक्सीडेंट, स्टोरिंग द एक्सेस स्टॉक ऑफ गुड्स। यहाँ पर बिजनेस में जो रिस्क होते हैं उनके इन्वॉल्वमेंट की बात कही गई कि कौन कौन से रिस्क बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, इसे थ्रेट ऑफ रिस्क कहते हैं। इनको दूर करने के लिए हम अपने बिजनेस में नुकसान से बचने के लिए इंश्योरेंस या बीमा कराकर इस नुकसान से बच सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3,